नमस्कार। भूगोल के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है भारत का भूगोल और इसमें भी आज हम बात करेंगे भारत में द्वीपीय प्रदेश की, कौन कौन से द्वीप है हमारे यहाँ, मरुस्थल की और तटीय मैदानों की। तो आज हम इन 3 टॉपिक को देखेंगे और परीक्षा की दृष्टि से इनकी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम तटीय मैदानों की। कोस्टल प्लेन यानी तटीय मैदान। तो जैसा कि आपको पता है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं तटीय मैदानों के बारे में। भारत की तटरेखा की हम बात कर चुके हैं। तो आइए इसी से संबंधित कुछ और बात करते हैं। हमने पहले बात की थी कि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसी कारण इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत की तटरेखा की लंबाई की हम बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर भारत की तटरेखा है, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार ये तथ्य आपको दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाली खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरी हुई है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे द्वीप भी हैं भारत के, जो भारत के आपको दोनों तरफ देखने को मिलेंगे, और कुछ नदी द्वीप भी भारत में महत्वपूर्ण हैं। तो इन सब की हम बात करेंगे, ठीक है। तो भारत की तटरेखा में राज्यों की बात कर लें तो भारत की तटरेखा पर 9 राज्य, ये 9 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत की तटरेखा को साझा करते हैं। इन 9 राज्यों में आप देखेंगे तो गुजरात भारत की सबसे ज्यादा तटरेखा साझा करता है। ये 1214.7 किलोमीटर तटरेखा साझा करता है गुजरात। तो ये आपके लिए डेटा महत्वपूर्ण है। अगर हम मुख्य भूमि के अलावा बात करें तो इसमें हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962 किलोमीटर लंबाई की बात कर रहे हैं, किलोमीटर तटरेखा साझा करता है। तो अगर देखा जाए तो मुख्य भूमि के नजरिए से गुजरात सबसे ज्यादा तटरेखा साझा करता है, लेकिन द्वीप के हिसाब से देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962 किलोमीटर तटरेखा साझा करता है। और जब हम सभी 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ देंगे तब इनकी कुल लेंथ निकल के आएगी, कुल लंबाई निकल के आएगी 7,516 किलोमीटर। गृह मंत्रालय के केंद्रीय जल आयोग के द्वारा दिया गया डेटा है, याद रखिएगा। तो 9 राज्यों की एक बार संक्षेप में बात कर ले तो आप देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, आप देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दादरा नगर हवेली आपका यहाँ पड़ेगा। दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव, ये एक ही यूटी का नाम है। पहले दादरा नगर हवेली अलग था और दमन एवं दीव अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 2020 से 26 जनवरी 2020 के बाद से दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं दीव एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो अब 4 यूटी साझा करती हैं भारतीय तटरेखा को, पहले 5 करती थी। तो ये दादरा नगर हवेली भी 42 किलोमीटर लंबाई साझा करती है तटरेखा के साथ। लक्षद्वीप हो जाएगा 132 किलोमीटर, पुडुचेरी 30 किलोमीटर हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा 1962 किलोमीटर। तो कुल मिला के 7,516 का हमें डेटा प्राप्त हो जाएगा। तो हमने बहुत बेसिक बात की कि भारत किन किन राज्यों के साथ, किन किन केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी तटरेखा साझा करता है, ठीक है। तो हमने इसके बारे में बात की और बाकी हम पहले ही बात कर चुके हैं। जो भारत के अनन्य क्षेत्राधिकार होता है ये 200 नॉटिकल मील तक होता है, ये हम पहले दिन बात कर चुके थे। चलिए अब आगे कुछ बात करते हैं, पूर्वी और पश्चिमी तट के बारे में बात करते हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी तट की अगर हम बात करें तो भू आकृतिक आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तटीय मैदान कहाँ हमें मिलेगा? ये मिलेगा तटों के साथ हमको तटीय मैदान देखने को मिलेगा। इसके बाद में आप देखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये बहुत जीर्ण शीर्ण सा घाट है पूर्वी घाट, हम कल पश्चिमी पूर्वी घाट को पढ़ चुके हैं। इसमें आप देखेंगे जो तटीय मैदान है 3 भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। पहला हो जाएगा गुजरात एवं काठियावाड़ का तटीय मैदान, गुजरात का तटीय मैदान। दूसरा हो जाएगा हमारा पश्चिमी तटीय मैदान,
पश्चिमी तटीय मैदान, ये 3 भागों में इसको विभाजित करते हैं। और तीसरा हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान जो आपका इस तरफ आ जाएगा। तो ये 3 भागों में भारत के तटीय मैदान को विभाजित किया जाता है। तो गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादरा नगर हवेली दमन और दीव तटीय भागों में विस्तृत है। ये आप देखेंगे तो आपको ये लगभग इस एरिया में मिल जाएगा। यह साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है, क्योंकि आपको पता है ये नदियां गुजरात में बहती हैं। तो गुजरात में साबरमती, माही, इन सभी नदियों के निक्षेपों से ये मैदान निर्मित हुआ है। इसके दक्षिण में अरब सागर, आप देखेंगे ये जो मैदान है तो इसके दक्षिण में आपको पड़ जाएगा अरब सागर मिल जाएगा। पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। ये पश्चिमी घाट जो है ना, जो पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच, यहाँ अरब सागर पड़ता है, यहाँ अरब सागर पड़ता है, हम तो जानते हैं यहाँ भी अरब सागर हो जाएगा और ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है, मतलब छोटा मैदान है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटी सी आपको स्पेस दिख रहा है, यही है वो मैदान। तो इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जाता है फिर से, क्योंकि हमने कल भी आपको बताया था इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला हो जाएगा कोंकण तट, दूसरा हो जाएगा कनारा तट, इसको कर्नाटक तट भी बोलते हैं, दूसरा हो जाएगा कनारा तट और तीसरा हो जाएगा मालाबार तट। तो ये 3 भागों में इसका विभाजन किया जाता है। पश्चिमी, और हम देखेंगे कोंकण तट आपको मिलेगा महाराष्ट्र से गोवा के बीच में, महाराष्ट्र से गोवा के बीच में आपको मिलेगा कोंकण तट, कोंकण। और कनारा तट आपको मिलेगा, ये दक्षिणी कनारा तट आपको मिल जाएगा कर्नाटक तथा दक्षिणी भाग में मिल जाएगा। इसके बाद में मालाबार तट आपको नीचे कन्याकुमारी तक मालाबार तट प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये आपको चीजें याद रखने की आवश्यकता है। पूर्वी तट की एक बार बात कर लेते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टाओं के द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान है। क्योंकि आपको पता है ये जो नदियां हैं ये पश्चिमी घाट और पश्चिमी प्रदेशों से निकलती पूरब की तरफ बहती हैं। तो इन नदियों के द्वारा बहुत सारा जलोढ़ लाया गया और ये जलोढ़ चारों तरफ बिछ गया है, चारों तरफ जलोढ़ उपस्थित है। तो इसके कारण एक मैदान निर्मित हो गया है। वैसे भी आपको पता है यहाँ पे जो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला थी ये जीर्ण शीर्ण है, क्योंकि नदियों के निक्षेपों के कारण नदियों के द्वारा काट दिया गया है इसे। ठीक है, तो इसको आप याद ही रखिएगा। तो कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों के द्वारा इस मैदान को बनाया गया है। और अगर हम बात करें तो कृष्णा एवं महानदी के बीच में हमको देखने को मिलेगा उत्तरी सरकार का मैदान देखने को मिलता है। उत्तरी सरकार तट देखने को मिलता है हमें कृष्णा महानदी के बीच में। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। कोरोमंडल तट एक ये भी पूर्वी तट ही है, कोरोमंडल तट। इसका दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के ये फाल्स डीबी बिंदु से इसका जो विस्तार है कृष्णा डेल्टा के पास से, कोरोमंडल तट का विस्तार कहां से होता है? कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के कैमोरिन तक इसका विस्तार होता है। तो आप इसको याद रखिए, कृष्णा डेल्टा से ये आपका कैप कैमोरिन तक विस्तार हो जाता है इसका कोरोमंडल तट का। कोरोमंडल तट कहाँ है? पूर्वी तट है और पश्चिमी तट है मालाबार, कनारा और कोंकण तट। दोनों को याद रखिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोरोमंडल तट को पश्चिमी तट मान जाते हैं, जो उनका गलत हो जाता है जब आप। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। महानदी डेल्टा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? महानदी, हम उड़ीसा के आसपास की बात कर रहे हैं तो इसको उत्कल मैदान कहते हैं, उत्कल का मैदान कहते हैं। आप देख रहे हैं हम पश्चिमी बात कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं पूर्वी। तो हमने यहाँ पे देख लिया था उत्तरी सरकार तट देख लिया हमने, उत्कल का मैदान हमने देख लिया, आज कोरोमंडल तट हमने देख लिया। तो ये हमने उत्कल के मैदान यहाँ पे उड़ीसा के पास आपको देखने को मिल जाएगा। तो भारत के पश्चिमी तट पर कुछ बंदरगाह भी हैं यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं मैदान है तो बंदरगाह भी होंगे ही। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला मुंबई में बंदरगाह है आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ बंदरगाह देखने को मिलेंगे, यहाँ मुंबई में आपको बंदरगाह देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर कांडला गुजरात में बंदरगाह देखने को मिलेगा। इसके अलावा मुर्मू गांव गोवा में आपको बंदरगाह देखने को मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में पोर्ट देखने को मिलेगा। जंजीरा पोस्ट महाराष्ट्र में है। उडुपी कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा।
कोचीन केरल में और न्यू मंगलोर कर्नाटक आदि ये प्रमुख बंदरगाह हैं भारत के। ठीक है, हम इसको मैप में देखेंगे आगे चल के, लेकिन यहां पे हमने बस संक्षेप में जान लिया। तो भारत के पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो इसमें विशाखापट्टनम एक प्रमुख बंदरगाह हो जाता है। हम जानते हैं वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट है विशाखापट्टनम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हल्दिया हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का हल्दिया पोर्ट, जहां पे आपका नेशनल वाटरवेज 1 भी आता है। पारादीप उड़ीसा हो जाएगा, एन्नौर तमिलनाडु और न्यू तूतीकोरिन तमिलनाडु आदि महत्वपूर्ण बंदरगाह हो जाएंगे ये पूर्वी तट के। ठीक है, इनके बारे में आप याद रखिए, हमने कोस्टल प्लेन के बारे में बहुत बेसिक बात जानकारी हासिल की। आइए अब बात करते हैं कुछ और बातों पर। तो इनमें देख लेते हैं हमने, ये काफी महत्वपूर्ण मैदान है। आप देखेंगे तो बहुत कृषि आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है ये पश्चिम तटीय और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिम तटीय और जो पूर्वी तटीय मैदान है ये कृषि, मत्स्यन, वाणिज्य, व्यापार, इन सब का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है ये जो मैदान है। आप देखेंगे पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा अच्छे बंदरगाह हैं भारत की दृष्टि से, भारत के लिए ज्यादा अच्छे बंदरगाह साबित हुए हैं। इसीलिए देखेंगे विशाखापट्टनम पोर्ट बहुत ज्यादा ये व्यस्त पोर्ट है में से एक है। तो ये अपने आप में जो हमारे तटीय मैदान है और तट है भारत की आर्थिक व्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ मेजर सिटीज देख लेते हैं यहाँ पे। तो हम जानते हैं यहाँ पे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, ये सब बहुत महत्वपूर्ण शहर हैं। गोवा हो गया, गोवा आप जानते हैं पुर्तगालियों की राजधानी हुआ करती थी। 1961 में ही पुर्तगालियों ने इसको छोड़ा था, जब भारत ने आक्रमण कर दिया गोवा के ऊपर। पुर्तगालियों ने मना कर दिया गोवा छोड़ने से, तो 1961 में आजाद हुआ है गोवा। तो यहाँ पे अभी हाल ही में यहाँ पे किला हुआ करता था गोवा में पुर्तगालियों का। यहाँ पे लाइट हाउस हुआ करते थे। लाइट हाउस का मतलब है जो पुराने लाइट हाउस हुआ करते, ताकि अगर जहाज समुद्र में आता है तो इस जहाज को सही मार्ग प्रदान हो जाए। तो ऐसे लंबे लंबे टापरों पर लाइट लगा दी जाती थी। तो ये लाइट हाउस को अभी हाल फिलहाल में इसको पर्यटन स्थल में शामिल किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा इसको प्रदान किया गया है। तो ये गोवा का अलग ही महत्व है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। तो ये सब सिटीज हैं। चलिए बहुत आम बात है, आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं भारतीय मरुस्थल पर। तो आपको पता है मरुस्थल कहाँ है भारत में? भारत में अगर हम भारत की लोकेशन देखें तो ये आपका हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, और गुजरात के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको राजस्थान देखने को मिलेगा गुजरात के ऊपर। तो राजस्थान का आप देखेंगे जो पश्चिमी भाग देखेंगे, ये पश्चिमी भाग में आपको देखने को मिलेगा मरुस्थल। आगे देखें, अगर मैप में देखें हम, तो ये मैप में आपको इस भाग में देखने को मिलेगा मरुस्थल। ठीक है, मरुभूमि देखने को मिलेगी। क्या महत्व है इस मरुस्थल का, और ये मरुभूमि कहाँ से आई, कैसे हो गई, इन सब बारे में चर्चा करते हैं। आइए मरुस्थल से संबंधित, भारतीय मरुभूमि से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। तो मरुस्थल बनता कैसे है, तो सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है। तो देखिए साथियों, 25 सेंटीमीटर या उससे 25 सेंटीमीटर वार्षिक की बात कर रहा हूं, 25 सेंटीमीटर वार्षिक या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। तो भारत में आपको मरुस्थल देखने को मिलेंगे। पहला मरुस्थल तो ये हो गया जो गर्म मरुस्थल है। कहाँ का है ये? गर्म मरुस्थल है ये, गर्म मरुभूमि है, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे लद्दाख में जाएंगे, लद्दाख के लेह में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ठंडी मरुभूमि देखने को मिलेगी। तो क्योंकि वह बारिश नहीं होती है और जैव विविधता बहुत कम हो जाती है जिस कारण से, तो इसलिए इसको भी मरुभूमि के रूप में काउंट किया जाता है। जो आपका लद्दाख में लेह का क्षेत्र हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, यहाँ पे इनको ठंडे मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। जबकि भारत में जो पश्चिमी तट पर है इसको गर्म मरुभूमि की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों को मरुभूमि की संज्ञा दी जाती है। इसको आप ये परिभाषा याद रखिएगा। तो भारत में कहाँ है मरुभूमि, हम बात कर चुके हैं अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में, और यहाँ पे
एक बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मरुस्थल मैदान है जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? राजस्थान के मरुस्थल को इसको थार के मरुस्थल कहते हैं। थार की मरुभूमि, थार का मरुस्थल कहते हैं। इसका जो अधिकांश भाग है थार मरुभूमि का, ये राजस्थान में है। परंतु अगर प्रश्न आ जाए कि पूरी थार मरुस्थल क्या पूरी तरीके से राजस्थान में है? नहीं, इसके अलावा कुछ भाग इसका पंजाब, हरियाणा और गुजरात प्रांत में भी ये है। और अगर सोचिए ये अरावली पर्वत नहीं होता ना यहाँ पे, तो इसका विस्तार कम से कम बहुत आगे हो चुका होता। ये समझ लीजिए मध्य प्रदेश के आसपास तक इसका विस्तार हो चुका होता अगर अरावली पर्वत नहीं होता। ये बात करेंगे कैसे। तो चलिए आगे बात करते हैं। ढाल के आधार पर थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है। इसका उत्तरी भाग ये पाकिस्तान की सिंध प्रांत तक है इसका, और दक्षिणी भाग कच्छ के रण की तरफ इसका ढाल है। तो इसकी ढाल के आधार पर दो भागों में इसको बांटा जाता है। आइए इसकी कुछ और चर्चा कर लेते हैं। इसकी उत्पत्ति जान लेते हैं। आखिर भारतीय जो मरुभूमि है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होती है? जैसे कोई भी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होता है, पहली बात अगर हम आगे चल के बात करेंगे तो हम देखेंगे जो अधिकतम मरुस्थल है ये आपको पश्चिमी भाग में देखने को मिलेंगे। पश्चिमी भाग में चाहे वो आप सहारा मरुस्थल देखेंगे, साउथ अमेरिका में मरुस्थल देखेंगे, भारत का मरुस्थल देखेंगे, तो सब आपको कहाँ मिलेंगे? ये पश्चिमी भाग में मिलेंगे। ये पूरब भाग हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट होता है, तो ये पश्चिमी भाग में आपको अधिकतर मरुस्थल देखने को मिलेंगे दुनिया में। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो किसी भी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल की भांति भारतीय मरुस्थल का विकास वर्षा की कमी के कारण हुआ है। वर्षा की कमी, और इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है पर्वतपादीय क्षेत्र का बन जाना। इस पे बात करेंगे अभी। तो वर्षा के अभाव में क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास नहीं यहाँ पे हो पाता। धरातल के ऊपरी परत पर हवा, ताप, दाब या अन्य कारकों द्वारा इसका विखंडन शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे यही अनाच्छादन संपूर्ण प्रदेश को बालू के ढेर के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरीके से किसी भी जगह पर वर्षा की कमी के कारण सबसे ज्यादा यही तत्व महत्वपूर्ण है, मरुस्थल का निर्माण होता है। थार के मरुस्थल का महत्व क्या है ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वैसे भी हम देख रहे हैं इसमें। तो थार का मरुस्थल ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म हो जाने पर, क्योंकि आप जानते हैं जब ये क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म हो जाएगा तो इससे पता है क्या होगा? दक्षिण पश्चिम मानसून को आकर्षित करेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए अफ्रीका महाद्वीप हो गया। तो अफ्रीका महाद्वीप से यहां से दक्षिण पश्चिम मानसून आकर्षित होता है भारत में। मानसून तो आप जानते होंगे कि जुलाई से अक्टूबर तक हमारे यहाँ वर्षा होती है, चौमासा जिसको बोलते हैं, 4 माह वर्षा होती है हमारे देश में। तो ये वर्षा होती है तो आपने किसी ना किसी के मुंह से सुना ही होगा कि मानसून आ गया है। तो इसी मानसून की बात कर रहे होते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कर रहे होते हैं। तो जब ये क्षेत्र गर्म हो जाता है तो यहाँ पे निम्न दाब का निर्माण होता है। निम्न दाब उच्च दाब क्या होता है आगे बात करेंगे। दरअसल क्या होता है, जब बहुत ज्यादा गर्म प्रदेश होते हैं, जैसे स्थल है तो ये गर्म प्रदेश होते हैं, तो यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो एक निम्न दाब का निर्माण हो जाता है। हवाएं बहुत तेज चलने लगती हैं, और आप देखेंगे कुछ ऐसे ही चीजें होती है। फिर इससे क्या वर्षा आकर्षित होती है, ये सब होते हैं। अगर यहाँ पे उच्च दाब बन जाता है तो आप देखेंगे बिल्कुल शांत मौसम हो जाता है, वैक्यूम जैसा कुछ क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम हालांकि नहीं होता है, जैसे आप देखेंगे कभी महसूस कीजिएगा जनवरी में जब खूब ठंडी पड़ती है तो आप देखेंगे हवा बहुत तेज नहीं भी चल रही है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे पूरा माहौल, पूरा वातावरण ट्रैप कर दिया गया हो। तो इसको उच्च दाब बोलते हैं। और हम आगे चल के जब साइंस पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे 3 और 4 दिसंबर को, 3 दिसंबर की रात्रि 1984 को जब भोपाल में गैस कांड हुआ था जिसमें कई हजार लोग मारे गए थे। आपको पता होगा ना, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। एक गैस थी वो
वातावरण में रिसाव हो गया था उसका, जिससे कई लोग मारे गए थे। उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह हुआ करते थे मध्य प्रदेश के। तो ये गैस में आप कारण पढ़ेंगे कि उस समय दिसंबर का महीना था, इसलिए उच्च दाब था। तो ये जो गैस थी, जो मिथाइल आइसोसाइनेट जहरीली गैस थी, तो ये वातावरण में पहुंच नहीं पाई थी। इसके कारण बहुत सारे लोग, मतलब अगर वातावरण सोचिए निम्न दाब का क्षेत्र होता तो ये गैस पूरे आसमान में चली जाती और आगे चल के विलीन हो जाती। लेकिन उच्च दाब का क्षेत्र था, तो ये जो गैस थी तो ये स्थल मंडल के पास ही रह गई। अगर निम्न दाब का क्षेत्र होता तो ये गैस ऊपर आसमान में विलीन हो जाती। तो हम निम्न दाब उच्च दाब की परिभाषा आपको आगे भी काम आएगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून को भी ये निम्न दाब का क्षेत्र आकर्षित करता है जब ये बहुत गर्म हो जाता है गर्मियों के दिनों में। ठीक है, यहाँ के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चारागाह में पशुपालन महत्वपूर्ण व्यवसाय है। मोटे अनाज की यहाँ पे खेती होती है। इसके अलावा यहाँ कई प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे अभ्रक, जिप्सम, कोयला, तांबा, घिया पत्थर, संगमरमर, इमारती पत्थर, ये सब भी यहाँ पाए जाते हैं। मिट्टियां उपजाऊ होने के कारण जल उपलब्ध होने की स्थिति में कृषि विकास की संभावना है। आसपास की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा भौतिक विविधता के कारण यह पर्यटक आकर्षण का केंद्र होता है। आपको पता है यहाँ पर्यटकों का काफी आना जाना होता है, क्योंकि विविधता, प्रकृति की अब जब भी भूगोल की विविधताएं आती हैं तो इंसान को वो हमेशा से ही उत्साहित करती आई हैं, आकर्षित करती आई हैं। तो इसी आकर्षण का आप कारण देखेंगे यहाँ पे मरु मेला मनाया जाता है जैसलमेर में। जैसलमेर यहाँ पे लोकेशन है इस थार मरुस्थल के पास। तो यहाँ पे मरु मेला मनाया जाता है जैसलमेर। ये यहाँ पे मरु राष्ट्रीय उद्यान भी है, यहाँ पे मरु मेला मनाया जाता है। इस मरु मेले में आप देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी प्रतियोगिताएं होती हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके भी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो हम वहां पे भी पढ़ेंगे ये मरु मेला, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे पगड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं, एक बहुत मूंछ प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसकी जितनी लंबी मूंछ उतना ज्यादा उसको पुरस्कार। आप यहाँ पे देखेंगे कैसे 4-4, 5-5 फुट के लोगों की 14 फुट की मूछें होती हैं। और इस तरीके से यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रतियोगिताएं होती हैं मरु मेला में। इसके अलावा ऊंट दौड़ भी यहाँ पे होती है। हालांकि ये सब चीजें आपको पुष्कर मेला में भी देखने को मिलेंगी। पुष्कर मेला भी राजस्थान में ही होता है, वहां पे भी ये सब चीजें देखने को मिलेगी। जब स्ट्रेटेजिक जीके पढ़ेंगे तो इनके बारे में इत्मीनान से चर्चा करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की सीमा पर स्थित होने के कारण इसका सुरक्षात्मक महत्व भी है वर्तमान में, तो ये भी महत्वपूर्ण है। ये मरुभूमि के बारे में हमने कुछ बातें पढ़ी, तो आशा करते हैं आपको ये सब चीजें बहुत ज्यादा मदद करेंगी सीखने समझने में भारत की संरचना को। तो आइए कुछ और आगे बात कर लेते हैं। तो अब हमारी चर्चा का विषय है द्वीप समूह। आपको पता है भारत की लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पे हमें कई सारे द्वीप देखने को मिलते हैं आसपास। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं लक्षद्वीप देख रहे हैं, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख रहे हैं। ये वैसे भी चर्चा में रहते हैं क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ द्वीपों का नाम भी बदला गया था श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जिसमें रोस द्वीप का नाम हो गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। इसी तरीके से कुछ और द्वीपों का नाम बदला गया था। ये महत्वपूर्ण रहते हैं। इसके अलावा और ही बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं भारत में, जो छोटे छोटे तटीय द्वीप हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे माहे का क्षेत्र देखेंगे, तो ये सब भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए तो आइए बात कर लेते हैं अब द्वीप समूह की, जो भारत के चारों तरफ फैले हुए हैं। पहले द्वीप समूह क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। समूह यहाँ पे शब्द लगा हुआ है तो आप इससे समझ ही गए होंगे कि कई सारे द्वीपों की हम बात करने वाले हैं। अगर हम सिर्फ एक द्वीप की बात करते तो हम सिर्फ द्वीप बस लिखते, लेकिन हम द्वीप समूह बोल रहे हैं। तो इसका मतलब होता है समान विशेषता वाले द्वीपों का समूह जो माला के रूप में आबद्ध हो, उसको द्वीप समूह कहते हैं। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे लक्षद्वीप में देखेंगे तो आप सभी कोरल द्वीप हैं, यहाँ पे लगभग सभी कोरल से बने हुए द्वीप हैं। तो यानी एक समान विशेषता रखते हैं और इसके अलावा माला जैसी बिल्कुल गुथे हुए हैं, बहुत पास पास में छोटे छोटे क्षेत्र हैं, तो इसको द्वीप समूह कहा जाता है। यद्यपि भारतीय तट अधिक कटे फटे नहीं है, आप देखेंगे तो भारतीय जो तट हैं ये बिल्कुल देखिए आपको बहुत कम कटे फटे हुए मिलेंगे। जबकि कटे फटे तट क्या होते हैं, आप फ्लोरिडा की तरफ जाएंगे और अमेरिका में देखेंगे आप, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको ऐसे तट मिलेंगे। आपको ये जो तट मिलेंगे बिल्कुल इस तरीके से मिलेंगे, बहुत ज्यादा कटे फटे। भारतीय तट ऐसे नहीं है। तो इनके निकट फिर भी कई द्वीप पाए जाते हैं हमारे यहाँ पे, और इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। ये जो द्वीप समूह है इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है द्वीप समूह को। एक पहला है कांप मिट्टी के द्वीप। कांप मिट्टी के द्वीप होते हैं
और दूसरे होते हैं पथरीले द्वीप, पथरीले द्वीप। इसके अलावा इनको और भी विभाजन कर सकते हैं, दूरस्थ द्वीप। और तीसरा होता है इसमें आगे चल के पर्वतीय द्वीप, और इसमें आगे और भी अगर हम बात करें तो प्रवाल द्वीप। ये बेसिकली द्वीपों के मुख्य प्रकार होते हैं। अगर हम काप मिट्टी के द्वीप की बात करें तो ऐसे द्वीप पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। ये वाले जो द्वीप हैं ये पूर्वी तट पर अधिक पाए जाते हैं, काप मिट्टी के द्वीप। यहाँ पे चिल्का झील के निकट आप देखेंगे भासरा मांडला द्वीप यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये पथरीला द्वीप है हालांकि। और इसी तरीके से हुगली नदी के मुहाने पर सागर द्वीप, महादी नदी ब्राह्मणी द्वीप डेल्टा के 7 द्वीप हो जाएंगे और व्हीलर द्वीप हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ये सब द्वीप देखने को मिलेंगे। दूसरा है पथरीले द्वीप। तो ये द्वीप अधिकतर जो पथरीले द्वीप हैं ये पश्चिमी तट पर मिलते हैं। कहाँ पे? पश्चिमी तट पर मिलते हैं। मुंबई के निकट आप देखेंगे हेनरे, कैनरे, बुचर, एलिफेंटा, ये सब पथरीले द्वीप के उदाहरण हैं। तीसरा है दूरस्थ द्वीप। दूरस्थ द्वीप क्या होते हैं? वे द्वीप होते हैं जो तट से बहुत दूर है, तट से बहुत दूर, जैसा नाम से भी हमें पता चल रहा है। और ये दूरस्थ द्वीप ही 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, पर्वतीय और प्रवाल द्वीप में। आप देखेंगे आगे चल के। तो इस पर्वतीय द्वीप में हम देखेंगे ऐसे द्वीप आते हैं जो डूबी हुई पर्वत श्रेणियों पर हैं। उदाहरण के तौर पे हम जैसे जानते हैं कि सागर में भी बहुत बड़े बड़े पर्वत पाए जाते हैं, बहुत संरचनाएं पाई जाती हैं जो सागर के अंदर, महासागरों के अंदर। तो ऐसे ही जो डूबे हुए पर्वत होते हैं उनका ऊपरी भाग दिखता है जिसको हम द्वीप मान लेते हैं। तो आप देखेंगे बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये इसी प्रकार के द्वीप का उदाहरण है, पर्वतीय द्वीप का उदाहरण है। ऐसा माना गया है कि जो अंडमान निकोबार है हिमालय का ही भाग है और ये पर्वत हैं जो दरअसल डूबे हुए हैं समुद्र के अंदर। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का ही भाग है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा अराकानी ओमांग नामक श्रेणी म्यांमार के दक्षिण में बंगाली खाड़ी में डूब गई है, उसको भी, ये भी आपका पर्वतीय द्वीप के उदाहरण है। इसके अलावा ज्वालामुखी उद्गारण के कारण कुछ द्वीप बने हुए हैं, इनको भी क्या कहा जाएगा? पर्वतीय द्वीप कहा जाएगा। ठीक है। प्रवाल द्वीप की बात करें तो सबसे इसका अच्छा उदाहरण है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप का उदाहरण होते हैं। क्या होते हैं प्रवाल? दरअसल एक प्रवाल जो जैव विविधता के बहुत बड़े सूचक होते हैं। इसमें हम आगे चल के बात करेंगे किस तरीके से एक जो जीव होता है दूसरे जीव के साथ सहसंबंध स्थापित करके अपनी हड्डियां उसी में छोड़ देता है। इसके बाद प्रवाल का निर्माण होता है। हम देखेंगे जब ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो यहाँ पे कैसे एक महान प्रवाल भित्ति बनी हुई है। तो हम प्रवाल के बारे में चर्चा करेंगे आगे चल के। ठीक है। तो यहाँ पे आपको लक्षद्वीप द्वीप में देखेंगे तो बहुत सारे द्वीप देखने को मिलेंगे। अमीनी द्वीप देखने को मिलेगा, यहाँ पे कवरत्ती द्वीप मिलेगा, इलायची द्वीप देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे यहाँ पे द्वीप हैं। तो इस प्रकार द्वीपों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं और वैसे हम 5 भागों में भी इसको विभाजित कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इसके बारे में। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं, इनके महत्व के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बिना महत्व के पढ़ने का क्या ही महत्व है किसी टॉपिक को। तो महत्व की बात करें तो इसमें सागरों में घिरा होने के कारण यहाँ की जलवायु सम रहती है। तो यहाँ पे कई बार जो रहन सहन है ये काफी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है कुछ पर्यटकों को, कुछ लोगों को जो यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सम जलवायु होने के कारण कई बार कृषि के लिए भी फायदेमंद हो जाता है। यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य होता है, पर्यटक का विकास होता है, पर्यटन का विकास होता है। पर्यटन के विकास होने से कुल मिला के अर्थव्यवस्था का विकास होता है। ये द्वीपों का बहुत बड़ा योगदान है। आप देखेंगे जब हम बात करेंगे मालदीव की, मालदीव, तो मालदीव का जो सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था में क्षेत्र है ना, ये पर्यटन ही है। मालदीव पर्यटन से ही अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहा है। तो इसका मतलब पर्यटन बहुत बड़ा क्षेत्र है जो आपकी इकोनॉमी को 4 चांद लगा सकता है। इसके अलावा जो व्यापारिक जलयान होते हैं, रणनीतिक अड्डे होते हैं, इस तरीके से ये जो द्वीप है बहुत मदद करते हैं किसी देश की, व्यापार में भी मदद करते हैं, रणनीतिक क्षेत्र भी होते हैं। यानी युद्ध के समय, किसी भी परेशानी के समय ये द्वीप आपके देश की काफी मदद करते हैं, काफी अच्छे तरीके से देश को संभालते हैं, इसके हेल्प करते हैं देश की। ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। इसके अलावा विदेशी ताकतों से भी रक्षा करते हैं, ये तो हम जानते ही, हम बात कर चुके हैं रणनीतिक में। ठीक है। आइए आगे कुछ बात करते हैं। तो भारतीय द्वीप समूह की बात हम करें तो भारतीय द्वीप समूह में भारत में कुल
247 द्वीप हैं। 247 द्वीप हैं भारत में, जिसमें से 204 द्वीप बंगाली खाड़ी में है, बंगाल खाड़ी में है। और इसके अलावा 43 द्वीप हैं अरब सागर में, अरब सागर में। ये कुछ डेटा है। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी में भी कुछ प्रवाल द्वीप हैं। मन्नार की खाड़ी हम जानते हैं अरब सागर के पास ही ये है, मन्नार की खाड़ी यहाँ मिलेगी आपको। मन्नार की खाड़ी में भी कुछ प्रवाल द्वीप हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं 247 के आसपास द्वीप हैं भारत में, जो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ बात कर लेते हैं, कुछ और बात करते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अब हम बात करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न बनते हैं आपके, तो आपको ये पता होने चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो अंडमान निकोबार है, इसमें देखेंगे आप, ये अंडमान और निकोबार को के बीच में आपको यहाँ पे 10 डिग्री का चैनल देखने को मिलता है। 10 डिग्री चैनल भी मिलता है यहाँ पे देखने के लिए, इसके द्वारा अलग किया जाता है ये। और इसकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है इस चैनल की। ठीक है, यहाँ पे अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर की बात कर लेते हैं। इसमें सैडल पीक मिल जाएगा आपको, सैडल पीक ये सर्वोच्च शिखर है। इसके अलावा उत्तरी अंडमान द्वीप पर उत्तरी अंडमान दिगलीपुर के निकट आपका ये उत्तरी अंडमान दिगली द्वीप के निकट है। इसके अलावा और निकोबार द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर है, निकोबार द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर है, ये है माउंट थुलियर। माउंट थुलियर ये 642 मीटर है। ये आप याद रखिएगा 642 मीटर है। जबकि जो सैडल पीक थी, सैडल पीक ये है 732 मीटर। तो ये आप थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछा जाता हो, कई सारे एग्जामों में पहले ही पूछा जा चुका है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप देखेंगे तो कितने द्वीप है टोटल, इसमें आपको मिलेंगे, जो एग्जाम में पूछा भी गया है, 836 द्वीप है इसमें। 836 द्वीप। यहाँ पे बड़े द्वीपों की हमने बात की थी, अब इसी को हम विभाजन कर रहे हैं एक तरीके से। तो इसमें 836 द्वीपों का समूह है ये, जिसमें से 38 स्थायी हैं, इसमें से 38 स्थायी द्वीप हैं। और ये आवासित हैं, आवासित हैं, स्थायी रूप से आवासित द्वीप हैं ये 38। और बाकी के द्वीप ऐसे ही पड़े हुए हैं और गैर आवासित हैं। यहाँ पे आवास रहने योग्य चीजें नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और आप याद रखिएगा, बैरन आइलैंड के बारे में याद रखिएगा। बैरन द्वीप, ये बैरन द्वीप महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, इसका पहला जो रिकॉर्डेड उद्गार है ये हुआ था 1787 में। 1787 ईस्वी में एक बार ये फटा था। इसके अलावा यहाँ पे एक इसी सागर में एक और द्वीप है जिसको कहा जाता है नारकोंडम। नारकोंडम द्वीप कहा जाता है इसको। और ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त का मतलब होता है ऐसे ज्वालामुखी जो पहले कभी फटे थे और अभी भी शांत नहीं हुए, मृत नहीं हुए हैं, फिर से फटने की संभावना है, इनको प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है या सुसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे अंडमान निकोबार में ये सब आपको चीजें देखने को मिलेंगी और ये सब यहाँ पे आपको भौगोलिक तत्व देखने को मिलेंगे। चलिए याद रखिएगा इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनका हमने विस्तार की बात की ही थी कि अराकान योमा, जो हम जानते हैं हिमालय का ही भाग है, अराकान योमा के विस्तार के साथ अंडमान निकोबार का विस्तार हुआ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमें दिखाई देते हैं, पर्वतीय द्वीप हैं एक तरीके से। चलिए आगे कुछ और बात कर लेते हैं हम। तो अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह 4 भागों में बटा हुआ है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में अंडमान द्वीप समूह बटा हुआ है। इसके अलावा निकोबार अलग बटा हुआ है। तो जिसमें कार निकोबार, लिटिल निकोबार महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये हमने अंडमान निकोबार से संबंधित कुछ बेसिक बात की। अंडमान निकोबार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो ये हमने बहुत ही बेसिक बात कर ली अंडमान निकोबार के बारे में। थोड़ी सी बात करेंगे हम लक्षद्वीप के बारे में बात करेंगे। लक्षद्वीप जो अरब सागर का मुख्य द्वीप समूह है, तो इसमें आप देखेंगे
कि 32 वर्ग किलोमीटर में ये फैला भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है। यह प्रशासक के नियंत्रण में होता है, हम जानते हैं, और ये क्या है, प्रवाल द्वीप है, तो इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे ये द्वीप रीयूनियन हॉटस्पॉट ज्वालामुखी श्रृंखला का हिस्सा भी है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अरब सागर में स्थित है, हम ये सब जानते हैं। ठीक है, कुल द्वीपों की संख्या माने तो 36 है, और जिसमें से केवल 10 द्वीप ही आबाद है यहाँ पे, जहाँ पे जनता रहती है। यहाँ सभी छोटे द्वीप प्रवाल एटॉल हैं, मतलब एटॉल एक संरचना होती है, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। और ये द्वीप से घिरे हुए हैं, ऐसी संरचना बनती है, एटॉल की संरचना जो होती है ऐसी बनती है, घोड़े के नाल जैसी। इस पर हम बात करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है ये मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप समूह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। आइए कुछ चैनल के बारे में बात कर लेते हैं जिसके कारण ये द्वीप विभाजित होते हैं। तो लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 8 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। ये मिनिकॉय भारत और मालदीव के बीच है, मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में आपको मिलेगा 8 डिग्री चैनल देखने के लिए। इसके अलावा 9 डिग्री जो चैनल है यहाँ पर, ये भी इसी तरह यहीं मिलेगा आपको, और ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, लक्षद्वीप के रूप बीच में ये देखने को मिलेगा 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल कहाँ मिलेगा, ये लघु अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में देखने को मिलता है, कार निकोबार। इसके अलावा डंकन पास आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में। और इसके अलावा आपको कोको चैनल देखने को मिला, कोको द्वीप म्यांमार, ये कोको द्वीप यहाँ पे पड़ेगा, म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में देखने को मिलेगा। कोको द्वीप पहले हमारा भाग हुआ करता था, तो इसके बाद म्यांमार को हमने दे दिया था। पाक स्ट्रेट ये आपको देखने को मिलेगी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, यहाँ पे मन्नार खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य ये भी देखने को मिलेगी। इसके बारे में हम मन्नार खाड़ी के बारे में अलग से हम बात करेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने मरुभूमि की बात की, हमने द्वीपों के बारे में बात की, द्वीपों के बारे में अभी कुछ और बात हम करेंगे आगे चल के, जो नदी द्वीपों के बारे में बात होगी। ठीक है, तो आज हमारी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं भूगोल के अन्य लेक्चर के साथ। नमस्कार।